अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम भी पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत है इसी के हवाले से होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मगर इससे पहले हम एक और अहम खबर की बात करेंगे जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट पर मबनी है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पर कोट की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में करंट गवर्नमेंट को चार्ज किया है कि हुकूमत फायरवॉल और फ़ोन टैपिंग के ज़रिए बड़े पैमाने पर अपने शहरियों की निगरानी कर रही है। और ये निज़ाम, जिसे लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जा रहा है, ये इतना ताकतवर है कि इससे एक साथ कम से कम 40 लाख से ज़ायद फ़ोन्स टैप किए जा सकते हैं। फिर इसी रिपोर्ट में इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला फायरवॉल एक ही वक्त में 20 लाख इंटरनेट सेशंस को ब्लॉक कर सकता है। अब बहुत से लोगों के लिए शायद ये खबर इसलिए बड़ी ना हो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन पीटीए ने भी ये तस्लीम किया कि वफाकी हुकूमत ने उन्हें फायरवॉल लगाने का हुक्म दिया और पीटीए इस पर अमल कर रहा है। लेकिन अगर ये काम इतने बड़े स्केल पर हो रहा है तो इसकी लीगैलिटी के साथ साथ इसके मोटो पर भी बहस ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी इस रिपोर्ट में यह क्लेम किया कि यह निगरानी ना सिर्फ मुआशरे में खौफ व हिरास पैदा कर रही है, बल्कि शहरियों को अपने बुनियादी हुकूक इस्तेमाल करने से भी रोक रही है। और यहाँ पर तो डाटा प्रोटेक्शन का एंगल भी मौजूद है। हुकूमत जो इतने बड़े पैमाने पर निगरानी कर रही है, क्या इसका डाटा भी महफूज है? कुछ दिनों पहले हमने आम शख्सियात के मोबाइल सिम्स डाटा लीकेज की खबर सुनी, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए एक कमेटी तश्कील दी। तो ऐसे में हुकूमत जो डाटा कलेक्ट कर रही है, ये कितना सेफ़ होगा, इस पर भी सवालात उठते हैं। अब हम अपने असल मौजू सैलाब की तरफ आएँ तो दरियाए चनाब और सतलुज की तरफ से आने वाले सैलाबी रेलों से इस वक्त जनूबी पंजाब, खुसूसन मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी आबादियों को शदीद ख़तरात लाक हो गए हैं। इस वक्त हुकूमत कई इलाके खाली करवा रही है, मगर बारिशों का जारी रहने वाला सिलसिला मामलात को मज़ीद ख़राब कर रहा है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 922 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। इसी तरह एक रिपोर्ट आरिफ हबीब लिमिटेड ने भी जारी की, जिसके मुताबिक हालिया बारिशों ने तकरीबन 409 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, जो मुल्की GDP का 0.33% बनता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा ज़राअत का है, जिसमें 302 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जो तकरीबन $1 अरब बनते हैं। हम ये नंबर्स देखें तो मालूम होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला नुकसान सिर्फ फूड सिक्योरिटी या इन्फ्लेशन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये हमारे तिजारती तवाज़ुन को भी इस वक्त ख़राब करेगा, जब टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रीज़ को खाम माल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर परवेज़ आमिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप माहिर हैं आबी उमूर के। इसके अलावा डॉक्टर मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूँगा परवेज़ साहब आपसे। इस साल जो अनप्रेसिडेंटेड रेन्स की बात की जाती है कि जो बारिशें हुई हैं, अब वो इतने बड़े नंबर में हुई हैं कि ये चीज़ इनेविटेबल थी, इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल था। मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है, अब भी कहा जा रहा है PDMA NDMA की तरफ से कि अगले 4-5 दिन मज़ीद क्रिटिकल हो सकते हैं। साउथ पंजाब की और सिंध की तरफ जो रेलें जा रहे हैं, वहाँ भी एक तबाही की सूरत हाल है। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स थे, ये सब कुछ होने से पहले, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि हम डैमेज कंट्रोल करते, या फिर इस नौइयत की अगर बारिशें किसी भी मुल्क में दुनिया में हो जाएं तो यही होना था जो हो रहा है? तो हम कर सकते थे। मेन चीज़ जो सी वो यही है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो 15 दिन पहले जो है ना मानसून पहले शुरू हो गया, 15 दिन पहले, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो उसको कहते हैं उसका ऐलान ज़रूर हुआ था इंटरनेशनली। जो सा साथ टेम्परेचर राइज जो सा ना वो एक्सट्रीम है। ये हमने पहले कभी इस तरह का टेम्परेचर राइज ख़ास तौर पर जो ऊपर हिंदू का शुमालिया जो सा है ना कराकोरम रेंजेस में हमने नहीं देखा। ये भाषा जिधर डैम बना रहे हैं, डायमीर जो सा है वहाँ पर 47 तक जाता है, 47-48 के करीब हिट कर रहा है। तो ये टेम्परेचर तो वो होते हैं जो से आपको सिबी में मिलते हैं या नीचे सिंध के अंदर मिलते हैं। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर्स नहीं है। सो ओवरवेलमिंग है जी, ओवरवेलमिंग तो मैं मानता हूँ। और ये एक मैं और बात कह दूँ कि ये जो सा ना ये बारिशें ख़त्म नहीं होंगी। बेशक PDM कह रहे जो ये 15 तारीख को ख़त्म नहीं होंगी, ये एक्सटेंडेड मानसून होगा। ये जो सा ना ये जाएगा, उसको कहते हैं अपना 30 सितंबर तक, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जाकर ये ख़त्म होगा।
तो ये भी मेरा नहीं ख्याल कि ये टोटली अनफोल्ड हुआ। जो अब बारिश हो रही है ना जी, वो बड़ी सीवियर किस्म की है। तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सिंध के अंदर भी आपको यही प्रॉब्लम फेस होगी। खुदा करे कि जो सा हमारा एरिया इसका सुलेमान रेंज क्या है, वहाँ पर बारिश ना हो। पिछले फ्लड में जो सा 2022 के अंदर है, उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वो जो सा ना वहाँ से जो रेले आए, उन्होंने कहते हैं सक्खर के नीचे जौनसी ने तबाही ज्यादा उनकी वजह से हुई थी। तो इस साल ओवरवेलमिंग है। कोई भी कंट्री जौनसी पाकिस्तान क्या मतलब कोई भी हो, हिंदुस्तान में भी आप देख लें, गो पानी को उसके पास स्टोरेजेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसने मतलब ना अपना सिस्टम को बेहतर किया हुआ है, लेकिन वो भी ओवरवेलम है। पंजाब में है जौन सा, उसको हिमाचल प्रदेश में जौन सा उधर हो रहा है। तो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। हमारे लिए थोड़ी सी हमारे साथ जाती ये भी हो रही है कि एक तो बारिश जो तंग कर रही है, दूसरा ये आबी जारियत वाला जौन सा है ना, ये भी इसकी भी काफी सारे हद तक जौन सा ना, इसकी भी बात दुरुस्त है कि जी जौन सा इंडिया इसका थोड़ा सा ना वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। परवेज साहब, मुझे ये बताइए, ये जो वाटर मैनेजमेंट की बात होती है, वो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा एक मसला है? बेशक बारिशों का आपने जिक्र किया, दीगर चीज़ों का किया, लेकिन जो हमारे यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शंस का इशू है, या फिर जो बैराजेस हमने कॉलोनियल एरा से अब तक हमने इनहेरिट किए हैं, जिस तरह से हमने अपने दरियाओं को मैनेज किया है, उसने मज़ीद नहीं बिगाड़ पैदा किया? नहीं जी, मैं नहीं उसको समझता। देखें, ये तो जो स्ट्रक्चर्स है ये तो आपके फ़ायदे के लिए हैं। कंट्रीज़, हम कोई अकेले कंट्री नहीं है उसको। अगर आप देखेंगे अपना अमेरिका जौन सा 80,000 से ऊपर डैम है, 6-7 हज़ार स्ट्रक्चर जौन सा ना वो बड़े डैमों का है। इसी तरह चाइना को ले लें, इंडिया 5,000 डैम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, 500 कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये बात कतई नहीं है। ये कोई एक व्यू पॉइंट दिया जाता है कि ये डेमो, ये जो सा स्ट्रक्चर्स ने हमें कुछ नुकसान पहुंचाया। स्ट्रक्चर्स जो से ना वो आपको मैनेज करने के लिए एक जो सी ना एक ऑप्शन देते हैं, जो से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो से हमें तरबेला ने अच्छी तरह सर्व किया है, मंगला ने सर्व किया, उन दोनों मेन रिवर्स के ऊपर जो सा ना पानी को होल्ड करता है। हमें तो जो से हमारी बदबख्ती ये है कि 1960 में जो से हमने ऑप्शंस दी थी, जो से हमने जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बताया हुआ था, उसको तो हमने कभी फॉलो अप ही नहीं किया। वो 1-2 डैम बनाकर हम बिल्कुल साइड पर बैठ के, ये भी जो से वर्क्स हैं ये उसके तहत आए थे, जो सा सिंध तासमादा के तहत। अभी जो से आपके पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो सिंध के अंदर हैं, खासतौर पर जैसे गुद्दू है या उसको कहते हैं सक्खर बैराज है, ये डैम्स, ये जो से स्ट्रक्चर हैं अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। अंग्रेज इनको 80 साल देकर गया था, ये तो अब 100 साल के करीब जो से पहुंच रहे हैं। तो ओवर एक्सटेंड हम इनको कर रहे हैं। तो हमें बहुत केयरफुली जो है आगे जो है मूव करना चाहिए। इस साल जो हो रहा है वो ये कि ये ज्यादा जो फोकस हुआ है वो 3 रिवर्स पर आ रहा है, जिसको हमने इंडिया ने जो है ना सिंध तासमादा के तहत हमने दिए हुए हैं। सतलुज है, सतलुज ब्यास है, उसके बाद रावी है, और उसके बाद जो है ना आगे जो है ये चिनाब के ऊपर, यहाँ पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, ज्यादा फ्लडिंग इस एरिया में आ रही है। सही। ये मुनीर साहब, ये परवेज साहब ने भी जो बात की कि ग्लेशियल मेल्ट की वो बात कर रहे थे। अब अगर पाकिस्तान के कार्बन एमिशंस की बात करें, ये नेचुरल फिनोमेना है या फिर ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज नहीं हो रही कि जो ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसको GLOF भी कहते हैं, वो सब इतना ज़्यादा हो जाए कि अब एक मेल्टिंग पॉट की सिचुएशन है। जैसी गर्मियाँ आती हैं, जो टेम्परेचर है वो उतना ही हो जाता है नॉर्थ में जितना पहले अर्बन सेंटर्स में था। तो ये कौन है जिम्मेदार इसका, और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जिम्मेदारी आनी चाहिए? मुजम्मिल साहब, ये है कि ग्लोबल फिनोमिना तो ये है, और जो एक ओवरऑल सूरत हाल है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का इतना ज़्यादा अखराज हुआ है, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग, अब उसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ग्लोबल फिनोमिना तो ये बिल्कुल है। हमारे यहाँ अगर इंडस्ट्रियल इमिशंस इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एक बंदा वैसे गरीब हो और ऊपर से बीमार हो, तो आप ज़रा इसकी मिसाल को ज़रा देखें तो वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल होगा। एक हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं, जो लोकल हैबिटेट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कर दिए गए हैं 2-3 वजूहात की बिना के ऊपर। एक तो आप गिलगित बल्तिस्तान को और या पूरे अपने KP को भी देखें और बाकी जगहों को, तो जो डिफॉरेस्टेशन का लेवल है, वर्ल्ड बैंक की अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि पिछले साल 1.7% जो है हमारा फॉरेस्ट जो है वो काट दिया गया है। मतलब अब जब ऐसी कोई सूरत हाल होगी, ये 1.7% जंगलात की डिक्रीज होना, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और उसकी वजह से जो आप देखें कि जो ग्लेशियर्स की स्नो लाइन है वो फिर जाहिर है कि ऊपर चली जाती है, और लोकल दर्जा हरारत जब बढ़ जाएगा, और वैसे भी हमारे यहाँ तो एक कह रहे हैं कि जो 1.5 का थ्रेशोल्ड था
कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए और उसको रोकना चाहिए, वो हम ऑलरेडी अपने करतूतों की वजह से कर चुके हुए हैं। और अब हमें कहीं ना कहीं, और ये जो डिफॉरेस्टेशन वाला अमल है, इसमें जो एक पॉलिटिकल एलीट का और टिम्बर माफिया का जो नेक्सस है वो बहुत वाज़ेह है। और इसमें ब्यूरोक्रेसी जाहिर है कि उसके बगैर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जिस तरह से लाइसेंस दिए जा रहे हैं और वो बेतहाशा बेदरे हर साल आप मिलियंस दरख्त काट देते हैं, एक तो ये फिनोमिना है। दूसरा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। और हमारे यहाँ जिस तरह दरियाओं के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हमारे रिवर बैंक्स हैं वो हमने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। और किसी भी रिवर को आप देख लें, रावी की अभी बात कर रहे थे, रावी अगर हर साल बहुत ज्यादा नहीं बहता तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी जाएंगी और वहां पर आप मेला मवेशियां जो है वो लगा के बैठ जाएंगे। और इस तरह ही दूसरे दरियाओं के साथ आपने किया, सवात रिवर के साथ आपने क्या किया। इसी तरह आप ये देखें कि केपी के अंदर जो सूरत हाल है इंक्रोचमेंट्स की, जितने भी हम कहते हैं ना ये सियाहती मकामात हैं, सियाहती मकामात को तो आपने सियाहत के काबिल छोड़ा ही नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि इतने सारे सालों में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स लेके बैठे हुए हैं और उसका प्रचार भी कर रहे हैं। उसके बाद इको टूरिज्म की भी हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो दरियाओं के किनारे हैं वो इंक्रोचमेंट से भरे हुए हैं। उसके ऊपर बड़े बड़े आपने ये जो होटल्स हैं वो बना दिए हैं, आपने हाउसिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल होगी, और फिर जो तीसरा जो सबसे अहम मसला है वो दरियाओं के अंदर आप वेस्ट डंप करते हैं। जब आप वेस्ट डंप करेंगे, मुझे आप बताएं, जब आप कुदरत के साथ इतना ज्यादा बुरा सलूक करेंगे, यहां तो आप किसी एक इंसान के साथ बुरा सलूक करें, चाहे उसके पास इतनी ताकत हो ना हो, वो रिवर्ट बैक करता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि दरियाओं ने तो अपने रास्ते पे बहना है, आपने अगर कंस्ट्रक्शंस कर दी हैं, आपने उसके अंदर वेस्ट डंप कर दी है, आपने अपने जो स्नो लाइन है ग्लेशियर्स की, आप उसको ऊपर ले गए हैं। अब पहले हम ये सुनते थे कि 30-40 जो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो लेक्स बनती हैं वो 30-40 हैं। अब हम कह रहे हैं कि वो कई जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं वो कोई 300 से ऊपर हैं, और वैसे हम कह रहे हैं कि 3-4 हजार के करीब ऐसी लेक्स बन चुकी हैं। तो क्या वजह है कि आप दिन ब दिन जो लोकल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो नहीं रोक पा रहे, और इतने मिलियंस डॉलर्स लगाने के बावजूद वो पैसा कहां जा रहा है? अगर आप नहीं रोक पा रहे तो फिर आपको बाद में तो बाहर से भी पैसा दोबारा तो कोई भी नहीं देगा ना, अगर आपने पैसा एफिशिएंटली यूज नहीं किया। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक और बड़ा मसला जो रहता है सैलाब के आने के बाद नाजरीन, वो ज़राअत से मुतल्लिक है, एग्रीकल्चर से मुतल्लिक है। तो खालिद साहब, इस पर जो आपकी तरफ से ये कहा गया कि 18 लाख एकड़ पर जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं, हुकूमत का डाटा ये कहता है कि हर फसल का 1 से 3% नुकसान हुआ है। वो और बात है कि सैलाब आने से पहले भी जो किसान कम्यूनिटी है उसके अपने मसाइल थे, लेकिन ये सैलाब ने जो इम्पैक्ट किया, अब इस पर भी मुख्तलिफ किस्म का डाटा सुनने में आ रहा है। कौन साबित करेगा इसको? देखो जी, तीनों दरिया बिखरे हुए हैं इस वक्त, सतलुज, रावी और चनाब, और तकरीबन ये 26 अजला को पंजाब में ये इफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जिसके ऊपर अब आप गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इन डिवीजन में देखें तो चावल काश होता है। चावल की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान हो चुका है। आगे कपास है, गन्ना है, तमाम किस्म की सब्जियात हैं, इसी तरीके चारा जात हैं, जहाँ पे किन्नू लगा हुआ है वहाँ पे किन्नू की फसल है। उसके अलावा जो फ़िश फार्मर है उनका सबसे बड़ा नुकसान है कि उनका 7.5 लाख रुपए फी एकड़ खर्चा है, वो 100% जहाँ पे पानी पहुँचा है वहाँ पे वो ख़त्म हो गई, और हज़ारों एकड़ वो भी ख़त्म हो गए हैं जी। इस वक्त जितनी पाकिस्तान पंजाब में फ़िश है ऑलमोस्ट तकरीबन 50% वो फ़िश ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इसलिए फ़िश का भी प्रॉब्लम आएगा आपको। नहीं, चावल का जो आपने कहा ना, वो एक्सपोर्टर एसोसिएशन वाले जावेद जिलानी साहब कहते हैं 10 से 12% सिर्फ इम्पैक्ट होगा। सर 10-12% थोड़ा इम्पैक्ट है, आप ये बताएं। अब वो कहते हैं जो 60 से 70 की बात कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, हम 60-70 तो हम भी नहीं कह रहे, कोई भी नहीं कह रहा 60-70%। अगर
मैं अगर उसको 15% कहूँ तो 15% गलत नहीं होगा। 15% अगर 15% से बहुत बड़ा फ़र्क आता है जी। अगर आपकी गंदम में, इसमें, इन चीज़ों में 15% का गंदम की अब काश में कमी आएगी। अच्छा, उसकी वजह यह है ना कि काश्तकार, देखे ना, काश्तकार की इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सैलाब की जद में आया है उसके पास तो बचा ही कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ इस वक्त जो उसने शलवार कमीज या चादर कुर्ता पहना हुआ है वही उसके पास है, इसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं है। उसके घर में अगर गंदम का बीज पड़ा था या खाने के लिए गंदम पड़ी थी, खाने के लिए दालें पड़ी थी, चीनी पड़ी थी, आटा पड़ा था, उसके बिस्तर पड़े थे, चारपाइयाँ थी या उनके बच्चों के कपड़े थे, जो कुछ था वो सबको दरिया बुर्द हो गया। इस वक्त तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला है कि जानवरों को कहाँ से खिलाए और बच्चों को कहाँ से खिलाए। ये दो उसके लिए सबसे बड़े इशू हैं। और अगली फसल कहाँ से काश करे, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि काश्तकार तो ऑलरेडी स्ट्रेस में था। काश्तकार को पहले ही उनके फसलों का, मैं कॉटन ग्रोवर हूँ, मुझे कपास का रेट नहीं मिल रहा, मेरी पैदावारी लागत मुझे नहीं मिल रही। मैं गंदम भी मैं काश करता हूँ, गंदम में मुझे पैदावारी लागत 2 साल वापस नहीं मिली। यानी कि गंदम में अगर आप देखें 2 सालों में 2200 अरब रुपए कम मिला है असल रेट से। अच्छा, 2200 अरब रुपए। मेरा चैलेंज है, मैं ओपन चैलेंज देके कहता हूँ कि आके बैठ के हुकूमत, नहीं कोई आके डिबेट कर ले सर। मैं आपको 2 सालों में 61 मिलियन टन बनती है गंदम। अच्छा, तो उसकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर 33 से 3400 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी पर एकड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसने ज़मीन ठेके पे ली हुई है। 65% रकबा ठेके पे है, 35% लोग खुद काश करते हैं। जिसकी अपनी काश है उसको 2800 रुपये खर्चा है जी। अच्छा, अगर फी काश्तकार को 1000 से 1200 रुपये फी मन कम मिला हो तो आप खुद हिसाब लगा लें असल रेट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। प्रॉफिट तो दूर की बात है। हम हुकूमत से इस वक्त क्या किया रहे, इस वक्त लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं है मेरे ख्याल में। इस वक्त टाइम यह है कि हम उनकी बहाली कैसे कर सकते हैं। एक तो मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दफ़ा मुझे वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो पाकिस्तानी लोगों को पहले जज्बा होता था। अगर खुदा ना खासा ज़लज़ला आया, सैलाब आया, जिस तरह मुखैर आज़ाद आते थे, इस दफ़ा वो नहीं है जी। अच्छा, मैंने हर जगह फिर के देखा, वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। क्या वजह हो सकती है इसकी? मैं इसके बारे में कुछ वजह है कि अब वो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं रही। नहीं, मेरा ख्याल में कोई एतमाद का फुकतान है कि हम पैसे दें, खर्च होंगे नहीं होंगे। अच्छा। में भी ये चीज़ भी हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को मुखैर हज़रात को लेके आए। अकेली हुकूमत का काम नहीं है जी। ये अच्छा। पूरी कौम को यकमुश्त होकर इनकी बहाली के लिए हमें काम करना होगा, सारी कौम को मिल के करना होगा। देखें ना अब इंडिया में क्या हो रहा है जी, हमारे दुश्मन मुल्क में, वहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने 10-10 गाँव ले लिए हैं कि हम इसको संभालेंगे। इसी तरह यहाँ भी होना चाहिए। हुकूमत खुद मुखैर हज़रात को बुला के कहे ये गांव तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो इससे पहले कि रिलीफ एफर्ट्स पे हम डिस्कशन करें जो गवर्नमेंट के क्लेम्स हैं, ये जो बात हो रही है कि अब चूंकि आगे भी कल्टिवेशन करनी है, तो उसके लिए आपको लगता है कि ये सैलाब के बाद जो ज़मीन है वो तैयार भी है गंदम की काश के लिए? देखिए गंदम की काश में अभी काफ़ी टाइम है जी। अभी आज 9 सितंबर है, तो गंदम आपकी नवंबर और दिसंबर दोनों माह में काश हो सकती है। 2 महीने का तकरीबन 2 महीने का टाइम है। इंशाल्लाह ताला ज़मीन उस वक्त तक तैयार होगी, पानी चला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ना उसको चाहिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, डीजल चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और लेबर चार्जेस चाहिए। ये उसको मिलने चाहिए। हुकूमत चाहे मुखैर हज़रात से करवाए, चाहे हुकूमत खुद दे, जो मर्जी करे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें ना फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम बचपन से, मेरा देहात का मैं पैदा हुआ हूँ, हम बचपन से शुरू सुनते हैं जिसे घर दाने उसे कमले भी सियाने। बिल्कुल। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं। अब देखें ना आपकी सारी सब्जियां दरियाई बेल्ट में आती है, तकरीबन टोटल आपकी सब्जियात ज़्यादा काश्त है वो दरियाई बेल्ट में है। सारी ख़त्म हो गई, चारा जात सारे ख़त्म हो गए। यानी कि जानवरों का, इंसानों के खाने के लिए हम ऑलरेडी देखें ना, ऑलरेडी स्ट्रेस में है। वो किस लिए? गंदम का रेट ना मिला, हुकूमत ने हमें कहा कि हमने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया है। अब ये कोई तरीका नहीं कि हुकूमत अपनी ज़ात के लिए रांझा, दूसरे के लिए कैदू बने। जब आप हमारी बारी थी तो डीरेगुलेट है, अब हुकूमत उसको रेगुलेट करने जा रही है। हुकूमत ये भी वादा नहीं करती अगले साल तो आपके लिए भी रेगुलेट होगी, ये भी हुकूमत नहीं कहती। हमारे लिए डीरेगुलेट है, उनके लिए रेगुलेट है। डीरेगुलेट से मुराद ये है कि हुकूमत उसको फ्री मार्केटिंग करे। अच्छा। फिर हुकूमत उस पर बैनुल-सूबाई पाबंदी नहीं लगा सकती, एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं लगा सकती, रेट कंट्रोल नहीं हो सकता, रेट रोटी का रेट तय नहीं कर सकती, आटे का रेट तय नहीं कर सकती, किसी किस्म का हुकूमत ना गंदम का रेट हुकूमत तय कर सकती है। कानून ये कहता है। जो इन्होंने IMF का नाम इस्तेमाल करके काश्तकार का इस्तेहसाल किया है, तो वो आज वो IMF कहाँ है? काश्तकार का देखे ना, काश्तकार के साथ जो ज्यादती हुई है सर, ज्यादती ये हुई है कि गरीब काश्तकार से गंदम जबरदस्ती लेके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको नहीं मिली। खा कौन रहा है जी? गरीब काश्तकार सब्सिडी किसको दे रहा है? एक गुलबर्ग के रहने वाले को, एक मॉडल टाउन के रहने वाले को, DHA के रहने वाले को, 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को।
यानी कि वो किसके नाम पे, हुकूमत ने क्या दिया है? क्या हुकूमत ने हमारी पैदावारी लागत कम की है? क्या हुकूमत ने हमें हमारी पैदावारी लागत में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है? मैं दुख के साथ बता रहा हूं कि मैं अगर यूरिया का बैग लेता हूं तो मुझे 4,300 रुपए का मिलता है पाकिस्तान में, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए का मिलता है। मैं अगर डीएपी लेता हूं मेरी 14,500 की है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 रुपए की है। मेरा बिजली का बिल 40-50 रुपए यूनिट है, इंडियन काश्तकार इंडियन पंजाब में साथ हमसाए दुश्मन मुल्क में उसको बिजली मुफ्त मिलती है, डीजल सब्सिडाइज है, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। इकोनॉमी में भी फर्क है ना, देखे ना, नहीं देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, हमें जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले, एक और दूसरी एक चीज और है जी, दुनिया क्या करती है जी, दुनिया कैसी आगे गई है? पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्यों सर? हमने इस दफा जो गंदम बेची, हमने 2024 में काश की, 25 में हार्वेस्ट की, अप्रैल मई में उसकी हार्वेस्टिंग हुई। हमें रेट का नहीं पता था, सुबह क्या रेट है, दोपहर क्या रेट है, शाम को क्या रेट है। जबकि दुश्मन मुल्क में अगस्त 2024 में उन्होंने रेट किसका अनाउंस किया है? जो 2025 में काश होनी है, 26 में हार्वेस्ट होनी है, उसका रेट उस काश्तकार को दे दिया गया। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। चलें, इस पे जो गवर्नमेंट अभी कह रही है कि जिस तरह बिलावल साहब ने बात की है, या फिर रिलीफ जो अब किसानों के लिए होना चाहिए, उस पर मैं आता हूँ। परवेज साहब, ये ज़राअत का मसला अपनी जगह, ये भी एक बहुत संगीन मसला, इसलिए कि बैकबोन हमारी इकॉनमी की यही रही है हिस्टोरिकली। अब आकर जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो मज़ीद इंटेंस होते जा रहे हैं। हुकूमत बजाते ख़ुद ये कह रही है कि आगे आने वाले जो फ्लैश फ्लडिंग के एपिसोड्स होंगे वो इससे भी ज़्यादा सीवियर होंगे। तो इस सूरत हाल में जो ये बात की जा रही है, जिस तरह से बिलावल साहब ने गालिबन ये क्लेम किया कि नेशनल एक्शन प्लान तो हमने बना लिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन फ्लडिंग भी हमें चाहिए, तो वो फिर किस तरह का होगा? सोल्यूशन फेज़ में हम कैसे जाएं? मल्टी फैसेटेड अप्रोच हो ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के जो कैटास्ट्रफीज़ हैं इनमें हम कम से कम अपना डैमेज तो कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। लेकिन जो आपके पास एक अदारा जो सा वो NDMA है, वो उस वक्त मुतहरक होता है जिस वक्त अपना कोई डिज़ास्टर हो, उसके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि डिज़ास्टर हो, खा कोई अर्थक्वेक आ जाए, खा कोई ड्राउट आ जाए, या कोई उसको कहते हैं जो सा ना जैसे हंगामी हालात हैं, ये फ्लड के इस तरह का। और ये जो सा ना ये इस तरह के इदारे जो से ना मरबूत किस्म की प्लानिंग नहीं कर सकते। दूसरी बात है ये जो फैसिलिटेशन है ना, इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज की, ये कुछ भी नहीं। आपने ये पिछले मई के अंदर एक 5 दिन की जंग लड़ी, वो एक शुरली है, कुछ भी नहीं है उसमें। असल जो सी आपकी इमरजेंसी है जी, वो क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी बनेगी। अगले साल 22 पर अभी जो एस्टिमेट्स हो रहे हैं 22% ज्यादा बारिश जो सी ना अगले साल होगी। अच्छा। तो ये तो हमारे पास तो टाइम ही कुछ नहीं है, अभी ये खत्म हो गया, उसको तो सितंबर तक तो हम ये रिलीफ एफर्ट वगैरह ही कर रहे हैं, उसको 8-9 महीने फिर रह जाते हैं। यही जो है ना ये सिचुएशन फिर दोबारा जो सी ना और बहुत ज्यादा सिविरिटी के साथ जो है ना अगले सालों के अंदर आने की इसकी उम्मीद है। पहले जो से ये मसाइल थे जी, ये 10 साल का रिटर्न पीरियड था इसका फ्लड्स का। अब फ्लड जो है हर दूसरे तीसरे साल फ्लड आ रहा है और ज्यादा शिद्दत और इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं यही समझता हूँ कि जी इसको जो है ना अब गवर्नमेंट सीरियस हो जाए, जो प्रोजेक्ट्स फजूल किस्म के चला रहे हैं, ये पहले जो चल रहे हैं खुदा के लिए उनको बंद कर दें। ये जो से ये है उसको कहते हैं सेफ्टी नेट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जी, फलाना स्पोर्ट प्रोग्राम है, ये सब स्पोर्ट प्रोग्राम का टाइम नहीं है। आपने फोकस करना है उस पॉपुलेशन के ऊपर जो जैसे अभी बताया जा रहा है जो हर्ट पॉपुलेशन है उसको दोबारा उठाएं। इंडिया का वजीर आला क्या कह रहा है? वो कहता है जी मेरी आपसे वादा है कि जिसकी मुर्गी भी मरी है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मुर्गी भी वापस हो। देखिए हम जो सी ना रिस्क इंश्योरेंस पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं, हम तो अपनी इंश्योरेंस नहीं लेते। दुनिया के जितने जदीद ममालिक हैं उन्होंने जो सी ना इंश्योरेंस रखी हुई है, पर्टिकुलरली फ्लड इंश्योरेंस होती है। तो इसकी तरफ भी आप देख लें कि फ्लड इंश्योरेंस पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचर की बातें हैं। फौरी तौर पर जॉनसन है जी जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टार्ट कर लें, पाकिस्तान की बका उसी में ही है। दूसरी चीज है मेरे नजदीक जॉनसी इंस्टीट्यूशंस को परवेज साहब एक बात बताएं, ये जो अभी बात कर रहे थे खालिद साहब भी, आपने भी जो बात की कि सही जगहों पर पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा अंडर फंडिंग का मसला भी तो बहुत सीवियर है ना। जिस सेक्टर की तरफ हम जाते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको सब्सिडाइज करेंगे पब्लिक गुड के लिए, IMF कूद पड़ता है बीच में, वो ये कहता है कि आप ये कर नहीं सकते हमसे अप्रूवल लिए बगैर। तो हमारी मैशत सॉवरन ही नहीं है, ये फैसले कौन से कैपिटल से किन पैसों से करने हैं हमने? देखिए नहीं, ये बात पैसों की मैं आपको बताऊं, जितना शोर किया जाता है ना उतनी कमी नहीं है। मैंने एक दफ़ा एक डैम के लिए जो है ना जाकर ये चिन्योट के पास मैंने एक वो मीटिंग की,
उनसे एक बुजुर्ग थे एक बैठे हुए जो ना काफ़ी पुराने थे, अबाउट 70-80 ईयर्स के, वो चिन्होटी शेख थे। तो मैंने कहा जी इतने पैसे आप दे दें तो ये वाला डैम मैं इसको हेल्प इसमें कर देता हूँ, ये कर दो, इसमें तकरीर होती है होगी। तो उसने कहा कितने पैसे हैं? मैं कहा जी 4 बिलियन का रौला है, $4 बिलियन चाहिए थे उस दौर के अंदर। अच्छा। तो उसने कहा बस? मैंने कहा जी आप क्या कह रहे हैं? कहता जी मैंने आपसे पूछा कि बस इतनी चाहिए ना। देखो देयर इज अनफ मनी, सिस्टम के अंदर काफी पैसा है, कोई लोग बाहर उसको नहीं लाना चाह रहे, कोई लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे। सारी की सारी गवर्नमेंट जो सी इस वक्त खिलाड़ियां लेकर कभी किसी का चलान कर रही है, कभी किसी का वो बिल बढ़ा रही है, उसको कहते हैं कि ये आईएमएफ ने, आईएमएफ की कितनी बड़ी फंडिंग है? कोई बहुत ज्यादा बड़ी फंडिंग नहीं है आईएमएफ की। इतने पैसे तो जो से हमारे उसके आते हैं ना जी, रेमिटेंसेस के आ जाते हैं। वो हमने अपने जेन के ऊपर एक बना लिया कि जी जो कोई बहाना हमने लगाना है आईएमएफ के ऊपर मलबा डाल दो। वो एक हकीकत नहीं है। आपके जो से फजूल प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हाई रिटर्न देने वाले नहीं है, उनको आप थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर लें। ये एक इमरजेंसी है, जैसे साथ वाला पड़ोसी मुल्क जो सा उसको हैंडल कर रहा है, इमरजेंसी है जी, उसको हैंडल करें। कुदरती आफत है, वी नीड टू सपोर्ट पीपल। दूसरी चीज में जो आप कर रहे थे, देखें वो पुरानी ज़राअत नहीं, इसको छोड़ दें जी। ये ज़राअत की बातें सिर्फ कर रहे हैं कि जी क्रॉप को दे। जो पाकिस्तान की टोटल तकरीबन $55 अरब की एग्रीकल्चर जीडीपी होती है, उसके अंदर जो सा ये क्रॉप्स का तो हिस्सा ही बहुत थोड़ा सा रह गया हुआ है। मेन जो सी चीज है वो लाइफ स्टॉक है। इसमें सबसे ज्यादा जो सा नुकसान हो रहा है लाइफ स्टॉक का हो रहा है। आप कोशिश करें कि जनाब पहले इनको पकड़ें, जो लोग हैं इनको रिहेबिलिटेट करें और उस जगह पर ना करें। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अगले साल 2 में यही सूरत हाल दोबारा, जैसे मुनीर साहब भी कह रहे थे, दोबारा ये रिपीट होगी। हमारे वजीर आजम साहब ने 2 बातें कही हैं कि जी हम फौरी तौर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके लिए लोन है, आप अभी बात करें, सुबह उसके पैसे आ जाते हैं, वो कोई इतनी बड़ी वो उसमें कस्तूरी नहीं है कि जी हम हर जगह से जहां पर रिवेरियन बेल्ट के अंदर लोग बसे हुए हैं हम इधर नहीं बसने देंगे। वो मेरे अपने जाती ख्याल में नामुमकिन है वो वाला पार्ट। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है उसके अंदर आप जॉनसन पुश दें, उसके अंदर जॉनसन ये सारे जॉनसन हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे लोग उसमें हेल्प करने को तैयार हैं, चाइनीज हेल्प करने को तैयार हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सैलाबी सूरत हाल पर हमारी गुफ्तगू जारी है। मुनीर साहब, ये एक मसला तो हमारे पास ये फ्लडिंग का है ना, और ये एक पेंडुलम की तरह है। जो दूसरे एंड पे एक इशू है वो वाटर डिप्लीशन का है, वाटर स्कैरसिटी का है। अब अगर डाटा की बात की जाए तो बताया ये जाता है कि पर पाकिस्तानी 7,33,000 लीटर की कंजम्पशन की अवेलेबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में, जबकि होनी वो तकरीबन जो है वो इससे डबल है या इससे ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का मसला है, जिस तरह रावलपिंडी में आज से 3 महीने पहले इमरजेंसी लगी कि सर्विस स्टेशन बंद कर दें, लाहौर के अंदर भी अब जहाँ पर फ्रेश वाटर आपको मिल रहा है आज से 40 साल पहले उससे डबल अवेलेबिलिटी थी, आबादी रह गई है। तो एक मसला ये है कि आधा साल पानी दस्तयाब ही नहीं होता और बाकी आधा साल फ्लड आ जाता है। तो कैसे काउंटर करें इन 2 एक्सट्रीम्स को? देखिए मुजम्मिल साहब, वाटर की जो कमी है ना, पानी की जो कमी है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले 2-3 बातें जो अभी इससे पहले हुई हैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी खालिद साहब ने मेरे ख्याल बात की थी कि अब आप ये देखें कि जितनी एग्जैजरेटेड प्राइसेस आपकी खादों की है और जो बीजों की सूरत हाल है, जो किसान जो है, आप उसके ऊपर देखें लोग कितना एग्जैजरेटेड प्रॉफिट कमाते हैं। और उसके बाद आप के जो बिजली और पानी के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ खादों के ऊपर कई बिलियन, मेरे ख्याल 3-4 बिलियन तकरीबन एक कंपनी हर साल खाद के ऊपर कमाती है, और आपकी अब 15-20 बिलियन जो है वो जो टॉप की खादें बेचने वाली कंपनियां वो कमा जाती हैं। तो क्या इनको कोई रोकने वाला नहीं कि वो किस हद तक मुनाफाखोरी कर रहे हैं? ये कौन सा नेक्सस है जो हुकूमत के साथ है या ब्यूरोक्रेसी के साथ है या किसके साथ है? इनका हाथ क्यों नहीं रोका जा सकता? एक बात। और दूसरी, ये बहुत सही बात की परवेज़ अमीर साहब ने कि नेशनल, और आपने भी इसी के ऊपर बात की कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो खुद कहते हैं कि जब कोई हादसा हो जाएगा तो फिर हम आएंगे। नहीं। आप गवर्नमेंट को सबसे पहले, फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो पूरा रिजीम है डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको नेशनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट क्यों नहीं कर देते, ताकि वो जो सारा साल बैठ के तनख्वाहें लेते रहते हैं अरबों रुपए की, ताकि वो कम से कम कोई काम तो करें। और तीसरी जो अहम बात जो है, अभी एक नेशनल एक्शन प्लान की बात करें, 18वीं तरमीम के बाद आप कौन सा नेशनल एक्शन प्लान बना सकते हैं?
क्योंकि ये और दूसरा ये है कि आपको इसको कोई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके पास इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री भी मौजूद है, उसका हमें कहीं पे कोई काम नजर नहीं आता। और यह है कि सूबे जो हैं, जब उन्होंने अपनी ऑटोनमस ले ली है, अपनी खुद मुख्तारी ले ली है, और 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इश्यूज जो हैं इन्वायरमेंट के और ये सारे जब लोकल हो गए हैं, सूबाई हो गए हैं, तो फिर वो अपने जो इसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखते, और वो क्यों अपनी उनकी नेग्लिजेंस है इसके हवाले से। अब आए पानी की तरफ। ये इतना जो आपके पास पानी आता है, और परवेज अमीर साहब और दूसरे इस तरह के जो अहबाब हैं, और हम लोग कितने वक्त से कह रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कितने मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। वो मेरा ख्याल है कि जब आप उठा के देख लें, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की 1992 में लॉन्च हुई थी, उसके अंदर भी इस तरह के वो थे कि किस तरह से आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको पॉल्यूशन से बचा सकते हैं, और अपने फ्यूचर। अगर 92 में एक नेशनल लेवल की पॉलिसी आई, तो मुझे बताइए कि 92 और अब कितने साल हो गए, हम उसको भी लेटर इन स्पिरिट जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सके। आपकी जो नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, फिर वो अमेंडमेंट भी उसके अंदर हुई, और सारे फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसी कोई गिदड़ सिंगी होनी चाहिए जो हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, इन लोगों को कोई सुंघाई जाए, ताकि इनके दिमाग थोड़े से खुलें और ये कौमी मुफाद के अंदर काम करना शुरू करें। अब छोटे छोटे से इकदामात हैं। अब मैंने कई दफा अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल के जो इंटरव्यूज हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जिक्र किया है कि चकवाल में कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी वहां पे लेक डेवलप की, जिसकी जो बारिशों का पानी, आपको पता है कि चकवाल में एरिड इलाका है, और यहाँ पे जो सूरत हाल होती है पानी की, बारिशों का पानी आता है वो सारा उसके अंदर जमा होता है, जो बहुत वक्त उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर चकवाल के इलाके में ही एक इंडिविजुअल ने, एक शख्स ने अपना डैम बना के उसमें से वो बिजली भी पैदा कर रहा है और पानी जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये एक कम्युनिटी चकवाल की अपने लिए एक काफी बड़ी जो झील बना सकती है, एक शख्स, एक इनफरादी शख्स जो है वो डैम बना सकता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो बाकी मैकेनिज्म्स हैं वो क्यों नहीं किए जा सकते? चेक डैम्स क्यों नहीं बन सकते? छोटे डैम्स क्यों नहीं बन सकते? मतलब ऐसी चीजें हैं। अभी देखें कि सिंध में इतने वक्त में हर साल सैलाब आता है, ठीक है, आप देखें कि वहां पर कोई वेटलैंड्स को डेवलप हुई, उनकी लेक्स का बेड़ा गर्क हुआ है, इसी तरह बाकी सूबों का हुआ है। तो अब ये जो छोटे छोटे लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उनको लेके चलना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का मसला हार्वेस्टिंग के अब जो सही पॉइंट आ गया आपका, कुएं जो बनाए जाते हैं वो बनाकर भी हम अपनी जो सब सरफेस प्रायोरिटी, बिल्कुल प्रायोरिटी और रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं कि वो मिसिंग दिखाई देता है। खालिद साहब, ऑन द फाइनल नोट आप हुकूमत की बात कर रहे थे, राना तनवीर साहब ने एक लंबी लिस्ट दे दी है। उन्होंने कहा है कि सैलाब मुतासरीन जो हैं बिजली के बिल भी हम माफ़ करेंगे किसानों के। ये भी कहा कि हम रिलीफ पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, और उसमें इनकम टैक्स हो या फाजिल टैक्स हो, रिटेलर टैक्स हो, उसका भी खात्मा ज़ेरे गौर है। किसान पैकेज का ऐलान हम अगले 10 दिन में करने जा रहे हैं। तो ये तमाम इकदाम आपको लगता है कि नाकाफ़ी हैं? हालांकि हुकूमत कह रही है कि तारीख में इतना बड़ा फ्लड नहीं है। नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि उन्होंने बिजली के बिल में जो मैंने पढ़ा है वो उन्होंने कहा है कि हम उस पर टैक्स माफ़ करते हैं, बिल माफ़ नहीं करते। हालांकि वो तो देखो ना, जो सैलाब में आ गए उनके तो हर चीज़ माफ़ी होनी चाहिए, टोटली माफ़ी होनी चाहिए। अच्छा। और उनको आइंदा के लिए जो रिलीफ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड, डीजल, हर चीज़ मिलनी चाहिए, ताकि इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के वो ज़ामिन है, वो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी में वो हिस्सा डाल सकें। सही, क्योंकि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। ऐसी अगर हम काश्त नहीं करेंगे, अगर वो काश्त नहीं कर सकेंगे, तो हम सब 25 करोड़ या 26 करोड़ आवाम खाएगी कहाँ से? क्या हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट ही करते रहेंगे? अब देखें ना कि जरूर अब गंदम का रेट बाहर भी बढ़ गया। अगर हम बाहर से अब गंदम लेके आते हैं अब लाहौर में, तो क्या होगा? आपको वो तकरीबन को 3800 रुपये पड़ेगी इस वक्त। देखें, हम हुकूमत से मांग क्या रहे हैं जी? हम हुकूमत से, हमारा यही मुतालबा है, ये आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे कि हुकूमत एक चीज़ करे कि काश्तकार को एक चीज़ इंश्योर कर दे कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और ये साथ 25% प्रॉफिट है, और 25% प्रॉफिट इंटरनेशनल थंब रूल है। सही। इंडिया में कॉटन के काश्तकार को 50% प्रॉफिट मिलता है, हम 25 मांग रहे हैं। ठीक। इसके अलावा हम हुकूमत से कुछ भी नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो एक चीज़ और कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे दुश्मन मुल्क एक प्राइस कमीशन है, उस प्राइस कमीशन का काम ही यही होता है कि साल पहले
डिसाइड करे कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये काश्तकार को रेट मिलना चाहिए, यहाँ भी हर फसल का प्राइस कमीशन होना चाहिए, बल्कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी भी बननी चाहिए कि आज हम सबसे बड़ा जो शिकार होते हैं कि गंदम इंपोर्ट हो गई है, चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, उसके इंपोर्ट के असरात भी काश्तकार के ऊपर, उसकी चीनी के एक्सपोर्ट के भी आम आदमी के ऊपर आ गए। और ये आइडियल बातें हैं या हुकूमत मान लेगी बात आपकी? जी, हुकूमत मान लेगी ये बात आपकी? आइडियल बातें तो नहीं मानी जाती, मसला ये है ना जी। इससे बड़ी आइडियल बात क्या हो सकती थी कि देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे, कुदरत के खिलाफ जाएंगे, कभी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखिए गंदम स्टोर करना हुकूमत पे फर्ज है। काश्तकार, मैं एज ए काश्तकार अगर गंदम स्टोर करता हूं मेरे लिए गुनाह कबीरा है, मुझे मना किया गया है कि मैं मुनाफे की खातिर गंदम स्टोर नहीं कर सकता इस्लाम में। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इलाम में ख्वाब में इलाम कहा गया था कि जाओ गंदम स्टोर करो, यानी ये अल्लाह का हुक्म है अपने हुकूमत के ऊपर कि वो अपने लोगों के लिए गंदम स्टोर करे। अगर आज हुकूमत के पास गंदम अपने पास पड़ी होती, आज हुकूमत किसी के हाथों ब्लैकमेल तो ना होती ना। बिल्कुल, हमने तो बेची 1900 2021 में, ये रेट तो 4000, अब हुकूमत आके उसको जबरदस्ती कंट्रोल करे तो एक अलग बात है, और वो भी हुकूमत का हक नहीं बनता कानून के मुताबिक। मौक़िफ़ आ गया आपका, मतलब कहने का मकसद मेरा मकसद ये है कि हुकूमत एक तरफ जाए, या रेगुलेट करे या डीरेगुलेट करे, या डीरेगुलेट करे, एक तरफ करे, कानून के मुताबिक हुकूमत चले। हुकूमत काश्तकार के साथ अगर फर्ज किया आज हुकूमत उसको दोबारा रेगुलेट कर रही है, ठीक, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो लेके बैठे हैं, कल को हमारे ऊपर वो काश्तकार ये एतमाद करेंगे हुकूमत के ऊपर कि वो काश्तकार से गंदम खरीदेगा, हुकूमत खुद भी नहीं खरीद कर रही, सही, जो इन्वेस्टर है उसको भी भगा रही है। खत्म हो गया, ठीक है। कहना यही था खालिद साहब का भी कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस सारी सैलाबी सूरत हाल में, उनको रेस्क्यू करने के लिए इकनॉमिकली, मुआशी तौर पे या काश्तकारों का जो नुकसान हुआ है ज़िम्मेदारी आयद होती है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोकर साहब, परवेज़ आमिर साहब, मुनीर अहमद साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।